ऑनलाईन वाले ऐकूयाला लागले का रे? स्क्रीन विजिबल झाली का बघा. ऐकू यायला लागलं का पहा. ओके, कल कहाँ पे पहुंचे थे? टाइप कास्टिंग. ओके, बट आज हमें थोड़ा सा रिवाइज करना है. ऑनलाईन वाले झोपायचं नाही रे. झोप आलं की चालत फिरत लेक्चर ऐका. झोपायचं नाही. कॉलेजमधनं आल्या जरा एक डुलका मारत जा. चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर टाइप कास्टिंग पे वापस आते हैं. व्हाट वाज द फर्स्ट टॉपिक वी सॉ? पहला टॉपिक क्या था? हमने देखे थे कीवर्ड्स. कीवर्ड्स के बाद हमने देखा था डेटा टाइप और फिर तीसरे थे वेरिएबल्स. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और वेरिएबल के बाद चौथा प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ. अगर ये 4 पॉइंट्स पता है तो हम फर्स्ट सी प्रोग्राम जो है वो डेफिनेटली लिख सकते हैं. ओके, हेलो वर्ल्ड. तो समझते हैं व्हाट इज कीवर्ड. सिंपल सी डेफिनेशन है, प्री डिफाइंड वर्ड्स. ओके, ये टेक्निकल लैंग्वेज भी पता होना जरूरी है. अगर इंटरव्यू में पूछा गया व्हाट आर कीवर्ड्स, तो ये टेक्निकली हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए. प्री डिफाइंड वर्ड्स whose meaning is already known to the compiler. Okay, meaning is known to the compiler का मतलब होता है कि कंपाइल करते वक्त अगर वो वर्ड्स बीच में आए, कंपाइल करते वक्त अगर वो वर्ड्स बीच में आए तो क्या काम करना है ये कंपाइलर को पहले से पता है. जैसे कि एक प्रोग्राम आपको दिखाता हूं. अब कीवर्ड्स कुछ बताता हूँ. यहाँ पे जितने भी डेटा टाइप्स है सारे कीवर्ड्स है. जैसे कि इंट, ये कीवर्ड है. ओके, फ्लोट ये भी कीवर्ड है. जितने डेटा टाइप्स है सारे कीवर्ड्स है. ओके, और हमने क्या क्या देखा था? रिटर्न, ये भी एक कीवर्ड है जो रिटर्न 0 में यूज किया जाता है. फिर हमने फॉर व्हाइल, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल लिए हुए थे. अब ये 2 कीवर्ड्स है, राइट. जब आपका कंपाइलर इन 2 वर्ड्स को देखेगा तब क्या करना है ये कंपाइलर को पहले से पता है. ये अलग से हमें कंपाइलर को बताने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव इंट मेन और मेन फंक्शन में मैंने लिखा इंट ए. मेन फंक्शन में मैंने लिखा इंट ए. तो कंपाइलर जब इंट ए देखेगा, कंपाइलर खुद समझ जाएगा ए ये जो वेरिएबल है ये इंट टाइप का वेरिएबल है. इसे मेमोरी में 4 बाइट्स एलोकेट कर देने हैं. ओके, बस ये 2 ही चीज़ें उसको इम्प्लीमेंट कर देनी है. मेमोरी क्रिएट करनी है 4 बाइट की एंड द नेम ऑफ दैट मेमोरी विल बी ए. नेम ऑफ द मेमोरी विल बी ए, राइट. तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें उसे अलग से नहीं बताना पड़ता कि भाई 4 बाइट वाली मेमोरी क्रिएट करो, उस मेमोरी का नाम ए दे दो, वो मेमोरी इंटीजर वाली होनी चाहिए. ये हमें कंपाइलर को बताने की ज़रूरत नहीं है. ये सब कंपाइलर कहाँ से समझ रहा है? ये सब आपका कंपाइलर इस कीवर्ड से समझ रहा है. ओके, हेंस वी कॉल देम व्हाट? कीवर्ड. We call them keyword. Okay, so what are keywords? Predefined words whose meaning is already known to compiler.
whose meaning is already known to the compiler. ओके, अब यहां पिक्चर में और एक टर्म आई है, मिस्टर कंपाइलर, और एक टर्म आई है मिस्टर कंपाइलर। इसके साथ और एक टर्म हम यूज करते हैं, कौन सी? एग्जीक्यूटर, करेक्ट। ओके, इसके साथ और एक भाई साहब पिक्चर में आते हैं, वो है एग्जीक्यूटर। ओके, एक है कंपाइलर और एक है एग्जीक्यूटर। सो व्हाट इज द जॉब ऑफ कंपाइलर एंड व्हाट इज द जॉब ऑफ एग्जीक्यूटर? तो आसान भाषा में समझो, सबसे पहले आता है कंपाइलर, और अगर आपका कंपाइलर कहता है कि प्रोग्राम इज करेक्ट, then only executor can execute your program। आसान भाषा में ये वाला लॉजिक है। अब इसमें टेक्निकली आपको समझना है कि कंपाइलर करता क्या है और एग्जीक्यूटर क्या करता है। कंपाइलर के दो काम हैं। देखो, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो हमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती है। एवरी स्टेटमेंट इज इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आपने प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट लिखा, प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट इज इंस्ट्रक्शन। स्कैनफ लिखा, इट इज इंस्ट्रक्शन। इंट ए लिखा, दैट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रक्शन। ओके, एवरी स्टेटमेंट इज इंस्ट्रक्शन टू यूर मशीन, राइट। अब वो जो इंस्ट्रक्शन है वो करेक्ट फॉर्मेट में लिखना जरूरी है, सो दैट मशीन कैन अंडरस्टैंड दैट इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन क्या करना जरूरी है? करेक्ट फॉर्मेट में लिखना जरूरी है, सो दैट मशीन कैन अंडरस्टैंड दैट इंस्ट्रक्शन। तो आपका कंपाइलर यही काम करता है कि आपने लिखे हुए इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट करेक्ट है या नहीं। ओके, ये चेक करने का काम कंपाइलर करेगा। आसान भाषा में, कंपाइलर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है कि नहीं वो चेक करने का काम करेगा। तो पहला काम है फाइंड्स एरर्स। ओके, और फिर दूसरा काम हमने क्या देखा था भाई? नहीं, वो एरर वार्निंग हो गया। हाँ, इफ प्रोग्राम इज एरर फ्री, generates executable file of program। generates executable file of a program। ओके, और एक बार एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी, फिर हम पिक्चर में किसको बुलाते हैं? एग्जीक्यूटर को बुलाते हैं। एग्जीक्यूटर सिंपली एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम। एग्जीक्यूटर एरर्स वगैरह फाइंड आउट नहीं करता, क्योंकि एग्जीक्यूटर को पता है अगर कंपाइलर ने हरी झंडी दी है इसका मतलब प्रोग्राम एरर फ्री है। तो एग्जीक्यूटर एरर्स फाइंड आउट नहीं करता, वो सीधे एग्जीक्यूटेबल फाइल को एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे देता है। ओके, अब हम यूज कर रहे हैं डेव सीपीपी। हम यूज कर रहे हैं डेव सीपीपी। डेव सीपीपी में इन दोनों को बुलाने के दो शॉर्टकट हैं। जैसे कि कंपाइलर अगर बुलाना रहा तो शॉर्टकट रहेगा F9, और एग्जीक्यूटर बुलाना रहा तो शॉर्टकट रहेगा F10। दीज आर द फंक्शन कीज। ओके, F9 F10 आर द फंक्शन कीज। F9 F10 शॉर्टकट्स आप चेंज भी कर सकते हो, बट वी विल गो विद द F9 एंड F10 ओनली। और अगर F11 के साथ जाते हो तो ये दोनों को एक साथ बुलाता है, कंपाइलर एंड एग्जीक्यूटर। बट मैं चाहता हूं कि आप हमेशा F9 और F10 के साथ चलो। जब F9 प्रेस करते हो कंपाइल हो जाता है, कंपाइलर का रिजल्ट सामने दिखता है। आई वॉन्ट यू टू रीड दैट रिजल्ट एवरी टाइम। ओके, और फिर जब आदत हो जाएगी एक बार प्रोग्रामिंग की, मान लो लूप्स के बाद, फिर यू कैन गो विथ F11 ऑल्सो। F11 भी आपको एरर्स वगैरह दिखाएगा। ओके, बट फिर वही है कि वो डायरेक्ट रन करके आउटपुट की विंडो देगा। जैसे ही सामने आउटपुट वाली विंडो आती है, हम नीचे कंपाइलर की रिपोर्ट विंडो पे ध्यान ही नहीं देते, डायरेक्टली गो ऑन आउटपुट वाली विंडो। ओके, तो अगर कोई वार्निंग वगैरह रहेगी
तो वो सिंपली स्किप हो जाएगी इफ़ यू गो विथ F11, क्योंकि वार्निंग के लिए भी प्रोग्राम क्या होते हैं, रन हो ही जाते हैं। वार्निंग पे प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होता, प्रोग्राम रन हो जाते हैं वार्निंग पे। ओके, सो दैट इज कंपाइलर अँड एक्झिक्युटर. ऑनलाईनवाले कळालं का बघा बरं. नवीन जर कोणी असेल तर इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे मैसेज कर सकते हो बच्चों. अगर ज़्यादा डाउट्स रहे वी कैन गो फॉर एक्स्ट्रा लेक्चर ऑन वीकेंड्स, राइट. चलो ठीक है, तो कीवर्ड्स, कंपाइलर और एग्जीक्यूटर क्लियर हुआ. अब देखते हैं डेटा टाइप. ठीक है, 4 बेसिक डेटा टाइप्स हमें दिए गए हैं. ओके, वो है पहला इंट डेटा टाइप, दूसरा कैर डेटा टाइप, तीसरा फ्लोट डेटा टाइप, एंड द फोर्थ वन इज डबल डेटा टाइप. अब सबसे पहला सवाल हमें खुद को ये पूछना होता है कि रिची भाई साहब ने डेटा टाइप क्यों दिए. बघा बरं आठवतंय का, सांगत नका बसू, पण आठवतंय का पहा, मी सांगतोच. जुनेवाले जे पहिल्यापासून आहेत, डू यू रिमेंबर व्हाई डेटा टाइप्स. ओके, तो मैंने आपको बताया था, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. इन प्रोग्राम वी यूजुअली स्टोर वैल्यूज, right, we usually store some values. To store some value we need memory, correct. To store some value we need memory, हमें मेमोरी की ज़रूरत है. मेमोरी अब कितनी होनी चाहिए, ये एक क्वेश्चन रिची भाई साहब के सामने था. समझ रहे हो कि नहीं. मेमोरी मतलब आई होप यू रिमेंबर, आप अपने फ़ोन की मेमोरी जीबी या फिर एमबी में काउंट करते हो. उससे भी छोटा यूनिट होता है केबी. केबी से छोटा यूनिट कौन सा है भाई, बाइट, करेक्ट. और बाइट से भी छोटा कौन है, बिट. सो वी विल बी वर्किंग विथ बिट्स एंड बाइट्स. वी विल बी वर्किंग विथ बिट्स एंड बाइट्स. समझ रहे हो कि नहीं. ठीक है, हम किसके साथ काम करेंगे, बिट्स एंड बाइट्स. तो रिची भाई साहब का एक सिंपल सा सवाल था खुद से कि अगर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो कितनी मेमोरी चाहिए. तो ये अमाउंट ऑफ मेमोरी मैं खुद डिसाइड करूँ या फिर ये मैं प्रोग्रामर पे छोड़ दूँ, ये रिची भाई साहब सोच रहे थे. तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो रिची भाई साहब ने खुद अमाउंट ऑफ मेमोरीज डिसाइड करना इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन, जिससे हमारी मेमोरी जो है वो एफिशिएंटली यूज हो सके. एवरीबडी क्लियर विद द वर्ड एफिशिएंट. जितना ज़रूरी है उतना, ओके, जितना ज़रूरी है उतना यूज हो सके, ये एक रिक्वायरमेंट थी रिची भाई साहब की. तो इसलिए रिची भाई साहब ने क्या किया, अमाउंट ऑफ मेमोरी का फंडा खुद पे ले लिया और आपको दिए ये डेटा टाइप्स. और रिची भाई साहब ने क्या किया, हर डेटा टाइप के साथ एक अमाउंट ऑफ मेमोरी दे दी. जैसे कि अगर इंट के साथ, इंट डेटा टाइप है तो उसके साथ अमाउंट ऑफ मेमोरी है 4 बाइट्स. कैर है तो उसकी मेमोरी है 1 बाइट. फ्लोट की मेमोरी है 4 बाइट्स. डबल की मेमोरी कितनी होती है, 8 बाइट्स, करेक्ट. तो ये जो अमाउंट ऑफ मेमोरी है डिसाइडेड बाय मिस्टर रिची. अब रिची भाई साहब प्रोग्रामर को क्या कह रहे हैं, रिची भाई साहब प्रोग्रामर को कह रहे हैं चूज डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू. चूज डेटा टाइप अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू एंड memory will be allocated by compiler. Or let's say memory will be, amount of memory will be decided by compiler. ये थोड़ा ज़्यादा करेक्ट रहेगा. and amount of memory will be decided by
कंपाइलर। यस, ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा करेक्ट है। अमाउंट ऑफ मेमोरी विल बी डिसाइडेड। कंपाइलर कभी मेमोरी एलोकेट नहीं करता, कंपाइलर सिर्फ अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड करता है। मेमोरी एलोकेशन का काम एग्जीक्यूटर का रहता है। ओके, याद रखना। सो अमाउंट ऑफ मेमोरी विल बी डिसाइडेड बाय कंपाइलर। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट क्या हुआ? सिंपल है, देखो ये सोचो, अगर अमाउंट ऑफ मेमोरी प्रोग्रामर पे छोड़ दी जाती, ठीक है, तो प्रोग्रामर कितनी भी मेमोरी वैल्यूज स्टोर करने के लिए यूज कर सकता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, अगर आपको 100 स्टोर करना है तो 1 बाइट सफिशियंट है, बरोबर है क्या? इज 1 बाइट सफिशियंट टू स्टोर 100? 1 बाइट, ओके, नॉट 1 बिट। 1 बाइट इज सफिशियंट टू स्टोर 100। लेकिन अगर ये प्रोग्रामर पे छोड़ा जाता तो आपका प्रोग्रामर जो है वो 100 बाइट्स भी एलोकेट कर सकता था। कितने बाइट्स एलोकेट कर सकता था? 100 बाइट्स भी एलोकेट कर सकता था, राइट। तो इससे मेमोरी जो है वो वेस्ट होने के चांसेस है। इससे क्या चांसेस है? मेमोरी वेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो बस ये मेमोरी वेस्ट ना हो, इसलिए रिची भाई साहब ने डेटा टाइप्स डिसाइड करके उन्हें अमाउंट ऑफ मेमोरी डेडिकेट कर दी और प्रोग्रामर को कहा चूज द डेटा टाइप एंड अमाउंट ऑफ मेमोरी विल बी डिसाइडेड बाय द कंपाइलर। अमाउंट ऑफ मेमोरी विल बी डिसाइडेड बाय द कंपाइलर। ओके, सो दैट वाज द पर्पस बिहाइंड द डेटा टाइप। That was the purpose behind the data type. Okay, अब एज ए प्रोग्रामर हमें क्या करना है? एज ए प्रोग्रामर देखो, आपको ये हमेशा पता होगा कि आप अपने प्रोग्राम में कौन सी वैल्यूज के साथ काम करने वाले हो, ये आपको हमेशा पता होगा। मे बी यू डोंट नो द वैल्यू, बट यू विल डेफिनेटली नो द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू, क्योंकि वैल्यू हो सकता है यूजर से आए। अगर मैंने कहा कि भाई मुझे एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का, तो मैं सर्कल के रेडियस की बात करूंगा। ओके, एरिया की बात करूंगा। अब रेडियस की बात करूं तो रेडियस आपकी इंट हो सकती है या फिर फ्लोट हो सकती है, बट एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी वो हमें नहीं पता। तो हम चलेंगे चलो फ्लोट के साथ, हम यूजर को कहेंगे एंटर द रेडियस। अब रेडियस क्या देगा यूजर? 5 देगा, 5.6 देगा, 10 देगा, 20 देगा, यूजर की मर्जी। बट फ्लोट होगा ये हमें पता है। फिर एरिया जो कैलकुलेट होगा वो भी क्या रहेगा? वो भी फ्लोट रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्या आएगा एरिया वो तो इनपुट पे डिपेंड करता है, बट वो रहेगा फ्लोट। सो एज ए प्रोग्रामर वी ऑलवेज नो द डेटा टाइप। तो रिची भाई साहब कहते हैं यू जस्ट चूज द डेटा टाइप एंड अमाउंट ऑफ मेमोरी विल बी डिसाइडेड बाय द कंपाइलर। ओके, अब आगे इसके बाद आते हैं वेरिएबल्स। इसके बाद आते हैं वेरिएबल्स। ओके, अब देखो सिर्फ डेटा टाइप चूज करके काम नहीं बनेगा। क्या करोगे डेटा टाइप चूज करके? कुछ नहीं हो सकता। ओके, वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारे पास मेमोरी होना जरूरी है, और मेमोरी हमेशा किसके पास होती है? मेमोरी हमेशा वेरिएबल के पास होती है। तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला था? whenever you want to store some value in the program, okay, to store some value in program, yes, you need variable। आपको किसकी जरूरत है? आपको वेरिएबल की जरूरत होगी। To store some value in the program, you always need some variable। ठीक है, तो जब प्रोग्राम करते वक्त ये डिसाइड हो जाएगा कि मुझे कोई वैल्यू स्टोर कर लेनी है, ओके, तो मुझे सबसे पहले अपने प्रोग्राम में क्या लेना पड़ेगा? एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ओके, ऑनलाइन वाले करते का पहा, सबसे पहले प्रोग्राम में क्या लेना पड़ेगा मुझे? आई हैव टू टेक अ वेरिएबल।
अब अगर आपको वेरिएबल यूज करना है, टू यूज वेरिएबल आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, और वो रूल्स हमने देखे हुए थे। सबसे पहला रूल था वेरिएबल का, क्या था बता सकते हो? नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। टू यूज वेरिएबल पहला रूल क्या था? दोज आर द नेमिंग कन्व्हेन्शन्स। फर्स्ट रूल क्या था? ऑनलाईन वाले सांगू शकता का? बघा, मेसेज करून टाका पटकन, आठवा, निवांत आठवा, काही गडबड नाही आपल्याला. वेरिएबल यूज करना है? यस, वेरिएबल अगर यूज करना है, ओके, तो टू यूज वेरिएबल you have to declare that variable. Yes, correct. You have to what? Declare that variable. ये पहला रूल है। वेरिएबल पहले क्या करना है? डिक्लेयर करना है। अब अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके डिक्लेरेशन का सिंटैक्स हमने देखा था। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सिंटैक्स? हाँ, ओके, ऑनलाइन वाले क्या है सिंटैक्स बता सकते हो? पटकन जरा मेसेज करून टाका. यस, इट इज द रूल वी हैव टू फॉलो while writing some instruction. कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखते वक्त हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है. दैट रूल इज कॉल्ड द सिंटैक्स. हर इंस्ट्रक्शन का एक रूल होता है, हर स्टेटमेंट का एक रूल होता है. वो रूल हमें फॉलो करना पड़ता है. अगर वो रूल हम फॉलो नहीं करते हैं अगर वो रूल हम फॉलो, क्या होगा? एरर देगा. करेक्ट. कंपाइलर विल जनरेट एरर. कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर एरर जनरेट करेगा. तो ऐसा ही एक रूल वेरिएबल के डिक्लेरेशन पे हमें फॉलो करना है. ओके, और रूल कहता है अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो सबसे पहले आपको चूज करना है. क्या चूज करना पड़ेगा? डेटा टाइप. फर्स्ट यू हैव टू चूज डेटा टाइप. ओके, डेटा टाइप चूज करने के बाद फिर आप चूज करोगे वेरिएबल नेम. ओके, और फिर अगर जरूरत होगी तो आप उसे वैल्यू असाइन करोगे. जरूरत होगी तो. अगर वैल्यू आप उसे असाइन नहीं करते हो तो भी आपका काम बन जाएगा. और सबसे एंड में जरूरी है कौन? वो बहुत जरूरी है. अगर उसे भूल गए कंपाइलर कभी माफ नहीं करेगा. नेवर. तो ये वाला सिंटैक्स आपको हमेशा फॉलो करना है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई वांट टू स्टोर एज ऑफ स्टूडेंट, देन द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल विल बी. अब एज जो है वो हम क्या करेंगे? इंट कंसिडर करके चलते हैं. ठीक है, तो डेटा टाइप मैंने चूज किया इंट. व्हाट शुड बी द नेम ऑफ वेरिएबल? एज ही ले लेते हैं. ओके, हमेशा याद रखना वेरिएबल का जब नाम मेंशन करोगे ये जरूरी है कि आपके वेरिएबल का नाम आपके प्रोग्राम का पर्पस रिवील करे. ओके, प्रोग्राम का पर्पस एक्सप्लेन करे, सो दैट थर्ड पार्टी विल एटलीस्ट गेट द आइडिया कि नीचे जो लिखा हुआ प्रोग्राम है वो कौन से कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है. अगर आप ऊपर डिक्लेयर करोगे इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, वी विल नेवर नो कि नीचे लिखा हुआ प्रोग्राम वो किस लिए लिखा हुआ है. समझ रहे हो? ठीक है, तो नेमिंग कन्वेंशन जो है वो करेक्ट होना जरूरी है. लेट्स गिव वेरिएबल नेम इंट एज, और एज मैंने असाइन कर लिया यहां इक्वल टू 15, एंड में सेमीकोलन. इक्वल टू 15 जरूरी नहीं है, बट अगर आप चाहो तो दे सकते हो. या फिर लेट्स से फ्लोट एरिया एंड सेमीकोलन हो गया. राइट. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स. तो ये पहला रूल हमें फॉलो करना है. कौन सा?
वेरिएबल डिक्लेयर होना ज़रूरी है। अगर आपको यूज़ करना है वेरिएबल डिक्लेयर होना ज़रूरी है। डन, ठीक है, ओके। अब ये वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमने वेरिएबल नेम यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ओके, वेरिएबल नेम, ठीक है। अब ये वेरिएबल नेम जब डिसाइड करेंगे तब नेमिंग कन्वेंशंस के रूल्स आएंगे, ओके। टू डिसाइड नेम ऑफ वेरिएबल you have to follow naming conventions of a variable. Naming a convention, अरे हाँ, of a variable, okay. क्या थे नेमिंग कन्वेंशंस ऑफ वेरिएबल? हाँ, अब वो रूल आएंगे, कौन से वाले? पहला रूल कौन सा था? शुड स्टार्ट विथ अल्फाबेट और एक स्पेशल सिंबल अलाउड था, कौन सा? अल्फाबेट और अंडरस्कोर। अब मैंने यहां पे आपको शायद डॉलर नहीं बताया होगा, बट डॉलर भी चलता है, बट हम उसको यूज नहीं करेंगे, ओके। इट मे वेरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर और मे बी फ्रॉम, नहीं, कंपाइलर टू कंपाइलर ही वेरी करेगा, बट कभी किसी बुक में डॉलर नहीं दिया होता है तो हम लिखेंगे नहीं, बट आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पे आया तो सिर्फ अंडरस्कोर ही वैलिड है। कौन? डॉलर मेंशन नहीं करना है, ओके। दे डोंट एक्सेप्ट डॉलर, बट ये एक्सेप्ट कर लेता है, चलो ठीक है। तो शुड स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर। दूसरा डिजिट, तो डिजिट्स जो है वो अलाउड है, यस, डिजिट्स अलाउड, बट नॉट एट बिगिनिंग। डिजिट्स अलाउड बट नॉट एट बिगिनिंग, ओके। तीसरा था रूल स्पेशल सिंबल्स का, नॉट अलाउड, कोई स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है एक्सेप्ट कौन? अंडरस्कोर, करेक्ट, ओके। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस लिख रहे बच्चों, जो नए हैं उन्हें बता दूं, वेरिएबल का नाम डिसाइड करते वक्त आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, वो रूल्स हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। वी आर मेंशनिंग दोज रूल्स हियर, ओके। नेक्स्ट वन, नॉट अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर, स्पेशल सिंबल्स, राइट। फोर्थ वन, स्पेसेस अलाउड नहीं है इन बिटवीन द नेम ऑफ वेरिएबल, ओके। लीडिंग और ट्रेलिंग, मतलब वेरिएबल नेम से पहले और वेरिएबल नेम के बाद स्पेसेस अलाउड होती है, ओके। स्पेसेस नॉट अलाउड इन बिटवीन द वेरिएबल, इन बिटवीन वेरिएबल कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा वेरिएबल है इंट नंबर, ये मैंने करेक्ट लिखा हुआ है। अगर मैं स्पेस देता हूं बीच में, फॉर एग्जाम्पल इंट नंबर एंड सेमीकोलन, तो ये जो इधर आपने स्पेस दी है दैट इज रॉन्ग, कंपाइलर विल जनरेट एरर, क्योंकि स्पेस जो है वो भी एज ए सेपरेटर ही काम कर रहा होता है, ओके। तो यहां पे आपका कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट करेगा, राइट, ठीक है। अब पांचवा रूल क्या कहता है? फिफ्थ रूल कहता है कीवर्ड्स नॉट अलाउड एज वेरिएबल नेम्स। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कीवर्ड्स देखे, अब अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत सी भी देखा हुआ है तो आपको पता होगा ऑल डेटा टाइप्स आर कीवर्ड्स, साथ में फॉर, व्हाइल, डू, इफ, एल्स, दीज आर ऑल्सो कीवर्ड्स। इतना पता है तो भी चलेगा। रिटर्न इज ऑल्सो कीवर्ड, वो भी हमने यूज किया हुआ था, ओके। तो अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इंट फ्लोट, by considering that float is the name of the variable, so this statement will generate error,
ऐसा नहीं चलेगा। लेकिन ये चल सकता है। दैट इज वैलिड वेरिएबल नेम, क्योंकि आपका C जो है, C इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ओके, लोअर केस में लिखा हुआ फ्लोट वो डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप है, कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। अपर केस में लिखा हुआ फ्लोट, इट हैज नो एनी मीनिंग, नो एनी प्रीवियस मीनिंग इन द कंपाइलर, तो वो एज ए डेटा टाइप यूज हो सकता है, सॉरी वैलिड वेरिएबल नेम यूज हो सकता है। बस ये नेमिंग कन्वेंशंस आपको फॉलो करने हैं। ओके, चलो एक और एग्जांपल। आई कैन राइट वैलिड वेरिएबल नेम्स लाइक इंट num1, सही है, राइट। आई कैन से इंट num underscore 1 2 3, that is also valid. Okay, but if I say int 1 num, is it valid? No, this is going to generate error, क्योंकि रूल क्या कहता है, वेरिएबल के नाम की शुरुआत सिर्फ अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर से होनी चाहिए। अगर आप डिजिट से कर रहे हो दैट विल जनरेट एरर, अगर आप डिजिट से कर रहे हो दैट विल जनरेट एरर। कळालंय का बघा सगळ्यांना? ठीक आहे, ऑनलाईन वाले किंवा नवीन आलेले नेमिंग कन्वेंशन वाले रूल्स क्लियर हुए कि नहीं देखो। चलो समझ गए? बर काही शंका असेल तर विचारा रे बाबांनो। ठीक है, सो दीज आर द नेमिंग कन्वेंशन रूल्स। और भी कुछ रूल्स हमने फॉलो किए थे, कुछ याद आ रहा है? और भी कुछ रूल्स थे, वो भी बहुत जरूरी रूल्स है, बट चलो ये रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जरूरी है। अब इन रूल्स के लिए एक दो कॉन्सेप्ट्स हमें पता होना जरूरी है, जैसे कि स्कोप। स्कोप यानी एरिया। ओके, तो हमने स्कोप मतलब क्या देखा था, कुछ याद आ रहा है? क्या था? ओपनिंग करली ब्रैकेट टू क्लोजिंग करली ब्रैकेट, करेक्ट, दैट इज द स्कोप। ऑनलाइन वाले आठवते का बघा, जसं की हम मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं, देखो इंट मेन लिखते हैं और उसके नीचे ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड देन क्लोजिंग करली ब्रैकेट। तो ये ओपनिंग करली ब्रैकेट टू क्लोजिंग करली ब्रैकेट, दैट इज वन स्कोप, ये वन स्कोप है। ओके, अब वेरिएबल के रूल्स क्या कहते हैं, देखो वेरिएबल के रूल कहते हैं मोर देन वन वेरिएबल्स कैनॉट हैव सेम नेम इन सेम स्कोप। yes, okay, cannot have same name, कल हाँ, cannot have same name in same scope। okay, for example, अब यहाँ int main के अंदर अगर मैं लिखूँ int number, तो नंबर नाम का एक वेरिएबल पहले ही क्रिएट हो गया और उसे कितनी मेमोरी मिलेगी, 4 बाइट वाली मेमोरी मिल जाएगी। ओके, फिर मैंने दोबारा लिखा फ्लोट नंबर, एट दिस पॉइंट कंपाइलर विल जनरेट एरर। कंपाइलर का काम ही वही है ना कि जो रूल्स आपको दिए गए हैं आप वो रूल्स फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। तो एक रूल ये भी है कि एक ही
स्कोप के अंदर मोर देन वन वेरिएबल का नाम सेम नहीं हो सकता, और हमने एग्जैक्टली वही मिस्टेक कर दी, और इस मिस्टेक पे कंपाइलर विल फ्लैश एरर इवन इफ द डेटा टाइप्स आर डिफरेंट और सेम, दैट डजंट मैटर। डेटा टाइप मैटर ही नहीं करता, बस एक ही रूल है, दो वेरिएबल का नाम सेम नहीं होना चाहिए, कंपाइलर जनरेट्स एरर। लेकिन अगर स्कोप चेंज हुआ, मान लो मैंने इधर मेन की तरह एक और फंक्शन लिखा void myfun, डोंट वरी अबाउट कि सर आपने myfun कैसे लिखा, ये क्या है, किस तरह से लिखा जाता है, हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करें, डोंट वरी। हमारा एक 5th चैप्टर है फंक्शंस एंड पॉइंटर्स, उसमें ये सब क्लियर होगा। अभी बस क्या समझना है, स्कोप इज डिफरेंट, तो इधर एक ओपनिंग करली ब्रैकेट है, इधर क्लोजिंग करली ब्रैकेट है, नाउ दैट इज अनदर स्कोप, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्कोप। ये बात बस हमें समझनी है, ऊपर वाला स्कोप नीचे वाले स्कोप से डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। तो myfun के अंदर हम इंट नंबर डिक्लेयर कर सकते हैं एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो इन एरर। तो अगर देखा जाए तो एक ही प्रोग्राम में नंबर नाम के दो वेरिएबल्स है, बट दोनों के दोनों वेरिएबल्स अलग अलग स्कोप में हैं। तो अगर हम इसको हटा दें तो आपका प्रोग्राम परफेक्टली वैलिड है। एक नंबर myfun में है, दूसरा नंबर मेन में है, दोनों अलग अलग स्कोप में है, सो दे आर वैलिड, दे आर वैलिड। ओके, तो ये पहला रूल है। ओके, दूसरा रूल क्या कहता है, अगर मल्टीपल वेरिएबल का डेटा टाइप सेम है तो एक ही डेटा टाइप के आगे आप वो सारे वेरिएबल मेंशन कर सकते हो, राइट। सिंगल लाइन डिक्लेरेशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स हैविंग सेम डेटा टाइप। of multiple variables having same data type। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इंट नाम के ही दो तीन वेरिएबल्स रहे तो हम लिख सकते हैं इंट subject1 कॉमा subject2 कॉमा subject3, और फिर एंड में कौन चाहिए, सेमीकोलन चाहिए। ओके, इंट sub1 sub2 sub3 सेमीकोलन। ओके, एंड ऑल दीज नेम्स आर मेंशन्ड कॉमा सेपरेटेड ऑलवेज। क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स हैविंग सेम डेटा टाइप, and the declaration will be comma separated। Declaration will be comma separated। okay, जब ये comma separated declaration करोगे आप इसको initialize भी कर सकते हो। You can write this also, int let's say subject1 is equal to 5 comma subject2 is equal to 7 comma subject3 is equal to 10, that is also possible। ओके, ठीक है, बट अगर डेटा टाइप अलग अलग रहे तो फिर डिक्लेरेशंस भी अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, दैट वाज द सेकंड रूल। चलो थर्ड रूल एक हमने देखा था वेरिएबल का ही, क्या, वेरिएबल्स को हम जब चाहे तब वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। हम जब चाहे तब अपनी रिक्वायरमेंट से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ओके, वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, करेक्ट, समझ गए हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास अब यहां फिर से एक बार नंबर वाला वेरिएबल है, बाकी सबको हटा देते हैं, डन। तो मैं इधर लिखूंगा
नंबर इज इक्वल टू 5, तो नंबर वाला जो वेरिएबल है जिसे 4 बाइट्स एलोकेट हुए हैं उसमें क्या स्टोर हो जाएगा 5। फिर मैंने सम लाइंस ऑफ कोड लिखी, ओके, और नीचे लिखा नंबर इज इक्वल टू 7, तो फिर ये 7 दोबारा किस में जाके स्टोर होगा, नंबर में ही होगा। सो द 5 विल गेट रिप्लेस्ड बाई 7, बट 5 और 7 दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, 5 विल गेट रिप्लेस्ड बाई 7, ओके। वैसे ही फिर से मैंने कुछ लाइंस लिखी, एंड अगेन नंबर इज इक्वल टू 9, तो 7 विल गेट रिप्लेस्ड बाई 9। ये आप जितना चाहो उतना कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और इसीलिए इस एंटिटी को वेरिएबल कहा जाता है, विच इज एबल टू वेरी, जो वेरी हो सकता है, राइट। सो वेरिएबल की वैल्यू चेंज कैसे होगी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तीनों रूल्स क्लियर हो गए, ठीक है। ऑनलाइन वाले तीनही रूल्स कळाले का पहा, राइट, ओके। अब एक छोटा सा काम कर देना है, गो टू एंड ऑफ द नोटबुक, एट द एंड ऑफ द नोटबुक ये जो अभी वेरिएबल के रूल्स हमने देखे फटाफट शॉर्ट में लिख देने हैं सारे, फ्रॉम द बिगिनिंग। व्हाई डू वी नीड वेरिएबल से आगे जितने रूल्स हमने देखे पटपट जेवढा आठवते लिहून टाका। ले रे ऑनलाइन वाले लिहून टाका, जो बता रहा हूं वो करना है, ओके। ये नहीं सोचना कि सर पहले लिखा हुआ है, 2 बार प्रैक्टिस भी की हुई है, नहीं। व्हेन आई से डू इट, डू इट। जेवढे रूल्स आठवत आहेत सगळे पटापट लिहून टाका। यू हॅव 2 मिनिट्स। नवीन आलेले तुम्हाला काही शंका असेल तर विचारा, असेल कुणी नवीन तर, नसेल तर बाळांनो लिहायलाच चालू करा, आणि नवीन असला तरी लिहायला चालू करा। याद करो, लिखो, पाठीमागं बघायचं नाही नोटबुक मध्ये काय लिहिलंय, आठवा आणि लिहायला लागा। मग मी दाखवतो रूल्स परत एकदा सगळे। हो गया ऑनलाइन वाले, झालं का रे?
लिहित जा रे ऑनलाईन वाले, लिहित जा. बघा 3 रूल्स आठवले का पहा, एकदा वाचून घ्या. रीड इट. वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है. चलो डन. ओके. अब डेटा टाइप और वेरिएबल दोनों का कनेक्शन क्लियर हुआ तो हमने समझा कि कीवर्ड किस लिए यूज होते हैं, डेटा टाइप कैसे यूज होते हैं, वेरिएबल्स कैसे यूज होते हैं. अब ये सारी चीजें हमें क्या करनी थी, हमें प्रिंट करनी थी कंसोल पे. और प्रिंट करने के लिए हमने क्या यूज किया था, प्रिंटफ यूज किया था. ओके. नाउ यूजिंग अ प्रिंटफ और राइटिंग प्रिंटफ इज आल्सो इंस्ट्रक्शन टू मशीन, इज ऑल्सो इंस्ट्रक्शन टू मशीन. ओके. और हमें ये इंस्ट्रक्शन लिखते वक्त क्या फॉलो करना है, उसका सिंटैक्स फॉलो करना है. ओके. तो प्रिंटफ के भी हमने 2 सिंटैक्सेस देखे थे. पहला था सिंपल मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ का सिंटैक्स, सिंटैक्स टू प्रिंट simple message. Okay. To print a simple message. Okay. तो क्या था वो सिंटैक्स. हाँ, पहला तो हमें चाहिए प्रिंटफ सारे अल्फाबेट्स लोअर केस में. करेक्ट. फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस, डबल कोट, फिर अंदर होगा मैसेज, योर मैसेज, वॉट एवर इट मे बी, योर मैसेज. फिर डबल कोट कंप्लीट, पैरेंथेसिस कंप्लीट और एंड में सेमी कोलन. करेक्ट. राइट. और फिर दूसरा सिंटैक्स था टू प्रिंट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. ओके. तो उसका सिंटैक्स था, ओके यहां लिख लेते हैं, प्रिंट एफ डबल कोट, डबल कोट के अंदर योर मैसेज कंटेनिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स. करेक्ट. क्योंकि अगर वैल्यूज प्रिंट करनी है तो उन वैल्यूज के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए वो डबल कोट के अंदर होना जरूरी है. ठीक है. सो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है बच्चों, देखेंगे, डोंट वरी. अभी बस सिंटैक्स देख लो. प्रिंट एफ का सिंटैक्स था मैसेज, योर मैसेज लिख लेते हैं, with format specifiers, double quote complete, comma, address of variables and end में चाहिए सेमीकोलन. राइट. एड्रेस ऑफ वेरिएबल नहीं चाहिए, बस कौन चाहिए, वेरिएबल per format specifier, or let's say variable for every format specifier. Done. Okay. Your message with format specifier, variable for every format specifier. अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, सो दीज आर सम कैरेक्टर्स गिवन बाय सी डेडिकेटेड टू एवरी डेटा टाइप. ओके. जैसे कि अपने पास 4 डेटा टाइप्स है, ये बेसिक डेटा टाइप्स है. ओके. कई बार देखो जब डेटा टाइप के बारे में पूछा जाता है तो लोग लॉन्ग, शॉर्ट, साइंड, अनसाइंड भी बोलते हैं. They are not data types. Okay, they are keywords, but they are not data types. What are they? Modifiers. Yes, they are modifiers, and we apply them on data types to change their meaning. But you can't call them data types. Data type बस 4 ही है. कौन से? Int, char, float and double. वही 4 बेसिक डेटा टाइप्स है. तो int के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %d. पण जर कॉलेज वाले म्हणले की हे डेटा टाइप जायचं तर हो म्हणायचं.
जर कॉलेजवाले म्हणले की हे डेटा टाईपच येतं इंट लॉंग शॉर्ट साइंड अनसाइंड, तर हो म्हणायचं त्यांना. अडग लागायचं नसतंय की आमच्या सरांनी असं सांगितलं, हे अजिबात सांगायचं नाही. ओके, इंटरव्ह्यूला गेल्यावर मात्र तिथं ठाम राहायचं. दे आर नॉट डेटा टाइप्स, दे आर मॉडिफायर्स. येस, त्यांना माहीत असते बरोबर. सो इंट के लिए %d, फ्लोट जो है उसके लिए कौन रहेगा %f, कैर वाले भाई साहब के लिए होगा %c, और डबल वाले भाई साहब के लिए होगा %lf. ओके, ठीक है. लॉन्ग फ्लोट कहा जाता है डबल को, तो इस हिसाब से %lf दिया हुआ है, बट यू कांट राइट इन प्रोग्राम लॉन्ग फ्लोट, प्रोग्राम में नहीं लिख सकते, बस याद रखने के लिए लॉन्ग फ्लोट. ठीक है, तो ये होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स. अब इनका पर्पज क्या है तो वो भी जरा समझो. एक प्रिंटएफ लिख लेते हैं. ओके, सी नवीन आलेले जरा नीट लक्ष ठेवा, तुमच्यासाठी चाललंय. जुनेवाले रिवाइज करून घ्या, एखादी कॉन्सेप्ट विसरली असेल तर समजून घ्या. लेट्स से हमने लिखा प्रिंटएफ हेलो वर्ल्ड. अब यहां स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, राइट, होने दो. डबल कोट कंप्लीट एंड सेमीकोलन, और फिर एंड में रहेगा रिटर्न 0, प्रोग्राम खत्म हुआ. अब प्रिंटएफ को एक बात पता है, वॉट एवर यू हैव रिटन इनसाइड डबल कोट, ओके, प्रिंटएफ सिंपली सेंड्स इट टू द कंसोल. ओके, जो भी डबल कोट के अंदर बच्चों लिखा हुआ है, प्रिंटएफ उसे सिंपली कंसोल पे भेज देता है. जस्ट बिकॉज यू हैव मेड हियर स्पेलिंग मिस्टेक, इससे प्रिंटएफ को या फिर आपके कंपाइलर को कोई फर्क नहीं पड़ता. कंपाइलर को एक चीज़ पता है, अगर डबल कोट के अंदर वो चीज़ है तो वो एक मैसेज है, वो एक स्ट्रिंग है, उसे एज इट इज कंसोल पे भेज देना है. उसे क्या करना है, एज इट इज कंसोल पे भेज देना है. ओके, तो अगर आपने यहां स्पेलिंग मिस्टेक की है, दैट डजंट मैटर. मान लो मैंने ऐसा मैसेज लिखा, प्रिंटएफ फ्लोट इंट कैर, क्या होगा, एज इट इज कंसोल पे जाएगा, क्योंकि वो डबल कोट में है. जो चीजें डबल कोट में हैं उन्हें कंपाइल नहीं किया जाता, उन्हें सिंपली एक स्ट्रिंग कंसिडर करके कंसोल पे भेज दिया जाता है. ओके, तो ये भी एज इट इज कंसोल पे चला जाएगा, राइट. कंपाइलर इसे कंपाइल नहीं करता, बस स्ट्रिंग है भेज दो, राइट. तो यहां पे कंपाइलर को हमें बताना होता है कि भाई वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है. ओके, वेरिएबल की वैल्यू हमें क्या करनी है, प्रिंट करनी है. तो लेट्स से हमारे पास एक इंट num1 इज इक्वल टू 5, num2 इज इक्वल टू 7. इन दोनों की वैल्यू प्रिंट करनी है. तो अगर इन्हें प्रिंट करने के लिए मैं इधर लिखूं num1, num2, क्या num1 num2 प्रिंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रिंटएफ को क्या पता है, डबल कोट के अंदर जो भी लिखा है उसे कंसोल पे भेज दो, है कि नहीं. तो फिर सी क्या कहता है, सी कहता है देखो, प्रिंटएफ को पता है कि डबल कोट के अंदर जो भी लिखा है वो कंसोल पे भेज देना है, लेकिन उसके लिए 2 एक्सेप्शंस भी है. कौन से एक्सेप्शंस है, दे आर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स. फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को एज इट इज कंसोल पे नहीं भेजता, ठीक है. फॉर्मेट स्पेसिफायर को एज इट इज कंसोल पे नहीं भेजता. और दूसरा एक्सेप्शन है एस्केप सीक्वेंसेस, स्लैश वाले कैरेक्टर्स, /n/t में भी आप लोग इसके साथ फेमिलियर होंगे, और भी कई सारे हैं, वो हम आखिरी पॉइंट वो देखेंगे. अभी टाइप कास्टिंग के बाद एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे. ओके, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो अगर डबल कोट के अंदर आप लिख रहे हो तो वो एज इट इज कंसोल पे नहीं जाते, दे हैव सम अदर मीनिंग.
अब वो मीनिंग क्या है वो हमें प्रिंटफ में समझना है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको प्रिंटफ लिखना है, फर्स्ट you have to decide your output. ओके, पहले आपको क्या करना है, आउटपुट डिसाइड करना है। अकॉर्डिंगली प्लेस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एट करेक्ट प्लेस। इनसाइड डबल कोट्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा किधर होनी चाहिए, इनसाइड डबल कोट्स। और तीसरी स्टेप क्या थी, मेंशन कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स, one for each format specifier आफ्टर डबल कोट्स। बस ये 3 रूल्स हमें फॉलो करने हैं। ओके, बघा एकदा वाचून घ्या, ऑनलाइन वाले एकदा वाचून घ्या, और फिर हम अपना प्रिंटफ यहाँ पे मेंशन करेंगे जिसमें हमें num1 num2 की वैल्यू मेंशन कर देनी है। बघा एकदा वाचून घ्या, कळालंय का पहा, काही शंका असेल तर विचारा। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क मी। हाँ, बघूया, चॅप्टर संपलं की ॲप्टिट्यूड होईल आपलं, त्यात बघूया। पण येतं, प्रिंट करता येतं, येतं प्रिंट करता, पण स्लॅशला डबल स्लॅश तसं तिचं होत नाही, पर्सेंटला अजून एक पर्सेंट लावायला लागतो, कारण ती एस्केप सिक्वेन्स नाही आहे। एस्केप सिक्वेन्सला डबल स्लॅश लागतो, पर्सेंटला अजून एक पर्सेंट लागतो, आणि मग होऊन जाईल। ट्राई करून बघा। चलो हो गया, ऑनलाइन वाले वाचलं का? ओके, तो अब हमें num1 num2 प्रिंट करना है, तो हम पहले अपना आउटपुट डिसाइड करेंगे। सो लेट्स से आउटपुट हमारा होना चाहिए वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5, num1 की वैल्यू 1, और उसके आगे वैल्यू 2 इज इक्वल टू 7, num2 की वैल्यू 2। ओके, दैट शुड बी माई मैसेज, दैट शुड बी माई आउटपुट। तो मैंने आपको कहा था ये जो आपका मैसेज है उसे डबल कोट में डाल दो, वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5, वैल्यू 2 इज इक्वल टू 7, डबल कोट कंप्लीट। ओके, अब आपकी वेरिएबल की वैल्यू की जगह डिसाइड करो। तो आपकी वैल्यूज, जो वेरिएबल की वैल्यूज है, वो एक इधर होगी और एक इधर होगी। इन जगहों पे फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ योर वेरिएबल भर दो। ये जगह हमारी डिसाइड होगी ना, यहाँ पे num1 की वैल्यू चाहिए, यहाँ num2 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ num1 का फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन होगा, %d। ये हम कहाँ से डिसाइड करेंगे, बाई लुकिंग एट द डेटा टाइप ऑफ num1, बाई लुकिंग एट द डेटा टाइप ऑफ num1। ओके, %d। फिर num2 की वैल्यू इधर चाहिए, वो कैसे डिसाइड करेंगे, बाई लुकिंग एट द डेटा टाइप ऑफ num2, दैट इज अगेन %d, इंटीजर है। तो अपना डबल कोट वाला मैसेज तो रेडी हो गया। फिर तीसरी स्टेप क्या कहती है, मेंशन कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स। अच्छा, ये पाहिजे इथं मेंशन कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स, 1 फॉर ईच फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो भी सिक्वेंशियली, सीक्वेंस करेक्ट होना चाहिए। तो ये जो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसके लिए वेरिएबल कौन सा है, कौन सा वेरिएबल के लिए हमने इधर लिखा हुआ है num1, तो कॉमा सेपरेट करके इधर लिखेंगे num1, कॉमा दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके लिए है, num2। और ये सारे वेरिएबल्स मेंशन करने के बाद अपने पैरेंथेसिस कंप्लीट करो, एंड में सेमीकोलन लिखो, और इधर होगा printf। बस हो गया, दैट शुड बी यूर printf, डन। ठीक है, तो वो अब यहाँ पे नोट कर लेते हैं। लेट्स से printf
वैल्यू 1 इज इक्वल टू परसेंट डी, वैल्यू 2 इज इक्वल टू परसेंट डी कॉमा, और फिर यहाँ पे होगा num1 कॉमा num2 एंड सेमिकोलन। बस आपका प्रिंट एफ यहाँ कंप्लीट हुआ। नवीन प्रिंट एफ कळाला का बाळांनो पहा। एव्हरीबडी क्लिअर विथ द प्रिंट एफ? ऐकू येते का रे ऑनलाईन वाले? ऐकू येते का बघा? दो प्रिंट एफ है, एक सिंपल से मैसेज के लिए और एक वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट करने के लिए। तो वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट करने के लिए जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस वहाँ आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर अपनी करेक्ट जगह पे प्लेस कर देने हैं। प्रिंट एफ समझने का बेस्ट ऑप्शन है गो विद द प्रोग्राम, एक्सपेरिमेंट ऑन द डेव सीपीपी, और आपको प्रिंट एफ जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले कळालं का बघा प्रिंट एफ? बस याद रखना डबल कोट में जो भी लिखा है अदर देन फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एस्केप सीक्वेंस एज इट इज कंसोल पे चला जाएगा, एज इट इज कंसोल पे चला जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट प्रिंट एफ। ठीक है, अब इसमें एक स्लैश एन वाला कैरेक्टर हमने डाला हुआ था, यू रिमेंबर स्लैश एन। इस कैरेक्टर को कहा जाता है न्यू लाइन कैरेक्टर। क्या कहते हैं हम इसको? न्यू लाइन कैरेक्टर। ओके, क्या काम है इसका? नेक्स्ट लाइन पे लेके आना है। ओके, ब्रेक द करंट लाइन एंड टेक द नेक्स्ट आउटपुट ऑन द नेक्स्ट लाइन। ओके, तो जिधर न्यू लाइन होगा वहां पे कंसोल पे लाइन ब्रेक होके आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे आएगा। जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं, अगर मैंने लिखा प्रिंट एफ डबल कोट में हेलो स्लैश एन वर्ल्ड, और ये कंप्लीट हुआ प्रिंट एफ हेलो स्लैश एन वर्ल्ड। तो जब आउटपुट आएगा, ओके, आउटपुट जब आएगा सी, ये है आपका कंसोल मान लो। बार ऑनलाइन वाले एवरीबडी फैमिलियर विद द कंसोल? पटकन जरा रिप्लाई करा। दूसरी बात, रिप्लाई करने की आदत डाल लो। फर्स्ट चैप्टर खत्म होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर से कंपल्सरी यू हैव टू रिप्लाई, अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द मीट। आपको मीट से हटा दिया जाएगा, ओके, निकाल दिया जाएगा। तो आदत डाल लो रिप्लाई करने की। दूसरी बात, लेक्चर खत्म होने के बाद आपको नोट्स मुझे भेजनी होंगी, जो भी आपने लिखे अपने नोटबुक में। यू हैव टू सेंड मी फोटोज। अगर वो नहीं आए तो आपकी एब्सेंटी मार्क कर दी जाएगी। और तीसरी बात, रिकॉर्डेड लेक्चर्स इजीली अवेलेबल होना बंद हो जाएगा। आपको हर फ्राइडे को बस एक लेक्चर रिवीजन के लिए मिलेगा कंटिन्यूसली। अभी जो फर्स्ट चैप्टर में अवेलेबल करा रहा हूँ, सेकंड चैप्टर से वो बंद हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा हम डिसिप्लिन में आएंगे, राइट? अब देखते हैं हाउ डज दैट प्रिंट एफ एग्जीक्यूट। प्रिंट एफ हेलो स्लैश एन वर्ल्ड, तो हेलो जो है प्रिंट हो जाएगा हेलो। उसके बाद दिया आपने स्लैश एन, स्लैश एन की वजह से आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, और फिर यहाँ प्रिंट होगा वर्ल्ड। जहाँ स्लैश एन होगा वहाँ आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आएगा। डजंट मैटर फिर आपने कहाँ पे लिखा है। समझ गए हो? ठीक है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रिंट एफ। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लो। ठीक है, अब प्रिंट एफ के बाद हमने क्या देखा था? स्कैन एफ। ओके, अब स्कैन एफ का एक ही सिंटैक्स है, प्रिंट एफ के दो थे, स्कैन एफ का एक ही सिंटैक्स है। ओके, व्हाई डू वी यूज स्कैन एफ? सबसे पहली बात, व्हाई डू वी यूज स्कैन एफ? ऑनलाइन वाले सांगू शकताय का व्हाई डू वी यूज स्कॅन एफ? रिप्लाय करायची जरा सवय लावून घ्या. व्हाई डू वी यूज स्कॅन एफ? टू get the values from user. ओके, to take input from user, ये भी चलेगा. ओके,
टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, ये एक्चुअली थोड़ा ज्यादा करेक्ट रहेगा, ठीक है। टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। अब यूजर की आपको एक बात बता दूं, यूजर जो है, जब हम यूजर वर्ड यूज करते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एग्जैक्टली किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यूजर मतलब हम भी तो यूज ही कर रहे हैं, तो हम प्रोग्रामर की बात कर रहे हैं या फिर एंड यूजर यानी हमारा कस्टमर, हम उसकी बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? यूजर मतलब कस्टमर की बात कर रहे होते हैं, ये याद रखना। यूजर मतलब आप बात कर रहे हो कस्टमर की, और जब हमारी खुद की बात होती है तब हम खुद को प्रोग्रामर कहते हैं। जो अभी आप हो नहीं, बन जाओगे, बट हम खुद को प्रोग्रामर कहते हैं, राइट। तो प्रोग्राम जब भी करोगे हमेशा सोचना किसके बारे में है? कस्टमर के बारे में सोचना है, यस। कि अपना प्रोग्राम कस्टमर के लिए मैक्सिमम इजी कैसे हो सकता है, ये बस हमें सोचना है। अपना प्रोग्राम कस्टमर के लिए मैक्सिमम इजी कैसे हो सकता है, राइट। टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर वी यूज स्कैनएफ, ठीक है। अब कैसे यूज होगा स्कैनएफ का? बहुत सिंपल सा रूल है, रूल यानी सिंटैक्स। तो क्या कहता है स्कैनएफ वाला सिंटैक्स? सिंटैक्स कहता है स्कैनएफ इकड़ लिया, स्कैनएफ डबल कोट, डबल कोट के अंदर क्या लिखना था? ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर, ओके। डबल कोट के अंदर क्या चाहिए ऑनलाइन वाले? ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर। Do not mention anything other than format specifier, not even space, space, slash n, slash t, कुछ भी मेंशन नहीं करना है। और उसके बाद कॉमा सेपरेटेड एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स, करेक्ट, ओके। कॉमा सेपरेटेड एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स। यस, कितने एड्रेसेस चाहिए? जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर उतने एड्रेसेस चाहिए। ऑनलाइन वाले कड़ल का नंबर ऑफ एड्रेसेस एंड नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स मस्ट बी सेम। और फिर आपके वेरिएबल के लिए वैल्यूज जो है वो स्कैन हो जाएंगी, ओके। चलो एक प्रोग्राम करके देखते हैं। लेट से वी हैव इंट मेन बार। एक काम करूया, डायरेक्ट प्रोग्राम करून बघूया आपण, ठीक आहे। तर गोष्टी आणखी जास्त क्लिअर होऊन जातील। एक छोटासा प्रोग्राम करून बघूया। ऑनलाइन वाले डेव सीपीपी विजिबल हुआ क्या? नहीं हुआ, चलो विजिबल कर लेते हैं। बघा डेव सीपीपी सगळ्यांना विजिबल झालं का? इज डेव सीपीपी विजिबल? ओके चलो ठीक है। सो वी हैव दिस प्रोग्राम हियर। ये एक प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। तो इसमें अब हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। लेट्स से इंट num1 कॉमा num2, ठीक है। दो वेरिएबल लिए। अब इन दो वेरिएबल की वैल्यू हमें यूजर से स्कैन करनी है, और स्कैन करने के लिए हमने क्या लिया था? स्कैनएफ डबल कोट में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ओहो डॉलर नहीं, परसेंट काय होते, परसेंट कुठे गेला, परसेंट डी, ओके, कॉमा। और कॉमा के बाद क्या चाहिए हमें? एड्रेस ऑफ वेरिएबल। हर एक फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए एक एड्रेस होना जरूरी है। तो मैंने कहा एड्रेस ऑफ num1 कॉमा एड्रेस ऑफ num2 हो गया। बघा बरं समझ लगा ऑनलाइन वाले। और अब अगर डेटा हमने स्कैन किया हुआ है तो हम इस डेटा को प्रिंट भी करेंगे, ठीक है। तो एक प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रिंट एफ वाला स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रिंट एफ क्या रहेगा? डबल कोट में
स्लैश n एक मेंशन कर लेते हैं और मैं कहूंगा value1 is equal to %d and value2 is equal to %d कॉमा num1 कॉमा num2. बस हो गया. प्रिंटएफ वाला सिंटॅक्स क्लिअर झाला का रे? ऑनलाईन वाले बघा, काही शंका असेल तर विचारा. प्रिंटएफ वाला सिंटॅक्स. 2 असाइनमेंट हुई ना हमारी शायद. ओके, सेकंड असाइनमेंट आप लोगों ने भेजी नहीं मुझे, फिर से एक बार करेंगे हम. सो value1 इज इक्वल टू %d, value2 इज इक्वल टू %d, num1 num2. ये num1 num2 जो है, फॉर एवरी फॉर्मेट स्पेसिफायर 1 वेरिएबल मेंशन होना जरूरी है. फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर पे फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आएगी, सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर पे सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आएगी. बहुत सिंपल सा रूल है. ओके, चलो अब इसको रन करके देखते हैं. सेव कर लेते, इसको कंपाइल करेंगे. कैसे बुलाएंगे कंपाइलर को? व्हाट इज द शॉर्टकट की? ऑनलाइन वाले जरा मैसेज करा पटकन, शॉर्टकट की टू कॉल द कंपाइलर. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी. व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉल द कंपाइलर? रिप्लाय करायची सवय लावा बाळांनो. पुन्हा हकलून दिल्यानंतर घेतलं जात नाही बरं का मीट मध्ये. ओके, सो लेट्स कॉल कंपाइलर F9. और ये जो आया है यहाँ पे, यहाँ आपके कंपाइलेशन का रिजल्ट आया एरर 0 वार्निंग 0. ओके, इसका मतलब आपका प्रोग्राम रन होने के लिए रेडी है. राइट, एरर 0 वाला मैसेज आया मतलब प्रोग्राम इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन. अब एग्जीक्यूटर को बुलाएंगे यूजिंग F10 और F10 करके यहाँ पे देखो कंसोल वाली विंडो आपको दिखाई दे रही है, बट कंसोल वाली विंडो पे कोई मैसेज नहीं है, जिसकी वजह से आपका ये प्रोग्राम आपके कस्टमर के लिए फ्रेंडली नहीं है. योर कस्टमर हैज टू थिंक व्हाट टू डू हियर. कस्टमर इज नॉट गोइंग टू रीड द प्रोग्राम. हम क्या बेचते हैं? एग्जीक्यूटेबल फाइल बेचते हैं. हम अपना सोर्स कोड कभी नहीं बेचते. वी ऑलवेज सेल एग्जीक्यूटेबल फाइल. ओके, तो आपका कस्टमर जो है वो डायरेक्ट ये कंसोल वाली विंडो देखेगा. ओके, अब कंसोल वाली विंडो पे उसे कुछ दिख नहीं रहा. हमें पता है उधर 2 इंटीजर डालने, क्योंकि हमने कोड लिखा हुआ है. कस्टमर को नहीं ना पता कि आपने कोड में क्या लिखा है. तो टू मेक इट यूजर फ्रेंडली उधर एक मैसेज चाहिए. कौन सा? एंटर 2 इंटीजर्स करके. ओके, तो हम एक काम करेंगे, 2 इंटीजर एंटर करो ऐसा एक मैसेज डाल के फिर से रन करते हैं उसको. लेकिन उसके लिए ये जो कंसोल वाली विंडो है, याद रखना इसे क्लोज ही कर देना है. क्या करना है? क्लोज कर देना है. अगर क्लोज नहीं किया, आधा अधूरा एग्जीक्यूशन छोड़ के चेंजेस करने गए, कंपाइलर जनरेट्स एरर. कैसे वो दिखाऊंगा, लेकिन अभी चलो ये समझो. इधर एक मैसेज डाल देते हैं, printf ओके, printf, और यहां मैसेज डालेंगे एंटर 2 इंटीजर्स. करेक्ट. ओके, सेव कर लेते इसको. एंटर 2 इंटीजर्स. ठीक है, अब मैसेज आएगा करेक्ट. ठीक है, और ये सब प्रोग्राम लिखते वक्त मैंने आपको हमेशा कहा है सीक्वेंस पे ध्यान रखा करो. जिस सीक्वेंस में आउटपुट चाहिए उसी सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस होना जरूरी है. तो हमें आउटपुट में सबसे पहले कौन चाहिए? एंटर 2 इंटीजर्स. ठीक है, इसलिए पहले एंटर 2 इंटीजर दिया. स्कैनएफ पहले देते तो क्या करता? पहले स्कैन ही करता. ओके, चलो सीक्वेंस भी उल्टा पुल्टा करके देखेंगे. अभी इसको रन करते हैं. कंपाइल किया, फिर रन किया, एंड वी हैव मैसेज एंटर 2 इंटीजर्स. अब यहां हमें 2 इंटीजर्स इनपुट देने हैं. इनपुट देते वक्त मैंने आपको एक रूल बताया था, आफ्टर एवरी इनपुट यू हैव टू प्रेस एंटर की. करेक्ट. ओके, बट एंटर की के साथ साथ देखो आप स्पेस के साथ भी जा सकते हो, आप टैब के साथ भी जा सकते हो, बट वो वेरिएशन अभी हमने देखे नहीं है. ओके, तो हम हमेशा किसके साथ चलेंगे? एंटर की के साथ चलेंगे. तो मैंने पहला इनपुट दिया 10 एंड गोइंग टू प्रेस एंटर की. डन. फिर मैंने दिया 20 एंटर, और यहां पे वैल्यूज आ गई. देखो value1 इक्वल टू 10, value2 इक्वल टू 20. प्रोग्राम करेक्ट एग्जीक्यूट हुआ है. अब अगर मैं सीक्वेंस चेंज करता हूं, मैं इसको हटाता हूं यहां से और इधर डाल देता हूं,
क्या कंपाइलर एरर देगा जस्ट बिकॉज वी चेंज्ड सीक्वेंस? नो। कंपाइलर को क्या है, कंपाइलर को बस देखना है रूल्स फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, बाकी स्कैनएफ और प्रिंटएफ का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। तो कंपाइलर देखेगा भाई रूल्स तो फॉलो हो रहे हैं, बस आउटपुट कैसे होगा बस वो इमेजिन करो। रन करते ही सामने एंटर टू इंटीजर्स ये मैसेज दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऑनलाइन वाले तुम्हाला काय वाटतंय, रन करते ही सामने एंटर टू इंटीजर्स ये वाला मैसेज दिखेगा या नहीं दिखेगा? व्हाट डू यू थिंक? ओके करेक्ट, ये वाला मैसेज हमें नहीं दिखेगा। राइट, चलो इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, कंपाइल करते हैं और फिर रन कर देते हैं। और ये देखो यहां पे कर्सर आपका ब्लिंक हो रहा है, तो ये आपसे सिंपली इनपुट डिमांड कर रहा है। और इनपुट के बाद फिर मैसेज आएगा एंटर टू इंटीजर्स, जो लॉजिकल नहीं है। एंटर टू इंटीजर्स वाला जो मैसेज है वो स्कैनएफ से पहले आना चाहिए था, वैल्यूज स्कैन होने से पहले आना चाहिए था। ओके, तो ये यहां लॉजिकल नहीं है, इसलिए मैंने कहा था आपसे सीक्वेंस जो है वो बहुत जरूरी है। सेव, डन। सो फॅमिलियर विथ द स्कॅनएफ ऑल्सो? बघा ऑनलाईन वाले स्कॅनएफ सोबत फॅमिलियर झाले का पहा। बस यही बेसिक जो नए लोग हैं उन्हें मेरे साथ अभी कंटिन्यू करने के लिए ये वाला बेसिक पता होना जरूरी है, और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस ये वाला बेसिक जो है ये आपको पता होना चाहिए। कळालंय? चलो फिर आगे चलते हैं। इतना अगर आपको पता है तो फिर आप अभी मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा आप पुराने वाले लेक्चर्स जो है उन्हें देखते रहो। हम हर रोज 10-15 मिनट जो है रिवाइज करते रहेंगे। अब आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, आधा घंटा लेना था, बट चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कल हम क्या समझ रहे थे? टाइप कास्टिंग, करेक्ट। यस्टरडे वी वेयर टॉकिंग अबाउट टाइप कास्टिंग। अब कुछ नया नहीं देखते हैं, कल जहां पे आके रुके थे वही थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है बार, उससे पहले नवीन आलेले जर कोणी असतील तर, आता मला माहित नाही कोणी आहेत का नाहीत नवीन, आपलं ठरलं होतं आज की रिव्हिजन घ्यायची, तर मग आपण रिव्हिजन घेतली। नवीन आलेले जर असतील तर आणि जुने सुद्धा गोष्टी सगळ्या आठवल्या का पहा। व्हेरिएबल, प्रिंटएफ, स्कैनएफ, कीवर्ड, डेटा टाइप ह्या गोष्टी क्लियर झाल्या का पहा। प्रोग्राम करने के लिए जितना जरूरी है उतना तो हमने ले लिया। बघा काही शंका असेल तर विचारा, मी 1 मिनिट फक्त वेट करतो। एक कॉफी मशीन पाहिजे आपल्याला। ब्लॅक कॉफीची तरी सोय व्हायला पाहिजे इथं, माझ्यासाठी नाही, तुमच्यासाठी। चला ऑनलाइन वाले समझ लगा बाबा नो, बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब हमें समझना है टाइप कास्टिंग। तो कल एक बेसिक हमने समझा था टाइप कास्टिंग का। व्हाट इज टाइप कास्टिंग? चेंजिंग, नीट बसा, चेंजिंग डेटा टाइप टेम्पररीली, करेक्ट। किसका डेटा टाइप हम टेम्पररी चेंज करने की बात कर रहे थे? वेरिएबल का डेटा टाइप टेम्पररी चेंज हो सकता है। किसी वैल्यू का डेटा टाइप हम टेम्पररी चेंज कर सकते हैं, या फिर किसी एक्सप्रेशन का डेटा टाइप टेम्पररी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटा टाइप टेम्पररी चेंज करने को कहते हैं टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग में भी हमने
दो अलग अलग टाइप्स देखे थे टाइप कास्टिंग। एक है जो मशीन हमारे लिए करेगा, हाँ, दैट इज इम्प्लीसिट। और एक है जो हम खुद करेंगे, एक्सप्लीसिट। तो हम बात कर रहे थे इम्प्लीसिट की, और इम्प्लीसिट के बाद हम एक्सप्लिसिट के पास जाएंगे। तो इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग समझने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा एक्सप्रेशन बताया था। एक्सप्रेशन था इंट ए इज इक्वल टू 5 प्लस 2.5, डन। ओके, अब पहले डेटा टाइप्स इनके डिसाइड कर लेते हैं। ए जो है ये इंटर टाइप का है। एक ही एक्सप्रेशन में डेटा टाइप देखो कौन कौन से हैं। 5 का भी डेटा टाइप इंट होगा, बट 2.5 का डेटा टाइप क्या रहेगा? नहीं, कल हमने एक स्टेटमेंट भी लिखा था, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू जब डायरेक्ट प्रोग्राम में यूज होती है तो वो डबल होती है। ओके, दैट इज डबल। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, x इक्वल टू साइज ऑफ 2.6 एंड देन printf x एप्टीट्यूड में। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? फ्लोट 4 बाइट, बट व्हाट इज द आंसर? 8 बाइट्स। तो यहां पता होना चाहिए कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू जब डायरेक्ट मेंशन होगी दैट इज डबल, दैट इज नॉट फ्लोट, क्योंकि आपका मशीन मैक्सिमम प्रिसीजन के लिए जाता है हमेशा। डबल 8 बाइट का है तो प्रिसीजन मैक्सिमम रहता है उसका, तो वो डबल के लिए जाता है। अगर आपको फ्लोट चाहिए यू हैव टू मेंशन द फ्लोट, उसके बिना फ्लोट नहीं होगा। ओके, चलो ठीक है, अब बात छिड़ चुकी है तो आपको बता दूं, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू को अगर आप फ्लोट करना चाहते हो तो उसे पोस्ट फिक्स कर दो f एंड 2.6 बिकम्स फ्लोट। ओके, ये एक फैसिलिटी हमें सी ने दी हुई है, ठीक है। चलो ओके, याद नहीं रहा तो भी आगे एप्टीट्यूड में हो ही जाएगा, डोंट वरी। सो वी हैव इंट इंट डबल। अब मैंने आपको यहाँ पे और एक चीज बताई थी ऑनलाइन वाले नीट लक्ष्य नायिका, यहाँ दो चीजें हो रही है, एक असाइनमेंट हो रही है, दूसरा ये ऑपरेशन हो रहा है। अब असाइनमेंट क्या कहता है? असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है मेरे राइट में जो भी है उसे एग्जीक्यूट करो, उसका रिजल्ट निकालो, फिर लेफ्ट में स्टोर कर लो। तो अब राइट में हमें इधर मशीन क्या करेगा, इधर मशीन राइट में जो ऑपरेशन है वो पहले सॉल्व करेगा। अब ये कोई भी ऑपरेशन अगर सॉल्व करना है तो एग्जीक्यूटर का एक सिंपल सा रूल है, कल बताया था मैंने आपको। एग्जीक्यूटर कहता है जो भी ऑपरेंड्स ऑपरेशन में इन्वॉल्व हुए हैं उनका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? सेम, यस। डेटा टाइप ऑफ ऑपरेंड्स मस्ट बी सेम, दैट इज द रूल ऑफ एग्जीक्यूटर। तो अब रिची भाई साहब क्या सोच रहे थे कि भाई इस रूल को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोग्रामर शुड टेक केयर कि वो जो भी ऑपरेंड मेंशन करेगा उनके डेटा टाइप क्या चाहिए? सेम चाहिए। बट ये प्रोग्रामर के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये थोड़ा सा अनफिजिबल हो जाएगा कि भाई बार बार मैं डेटा टाइप क्यों चेक करता रहूं। फाइंड सम मिडल सॉल्यूशन। मैं डेटा टाइप चेक नहीं करूंगा तो एग्जीक्यूटर की रिक्वायरमेंट कैसे सेटिस्फाई करनी है आप डिसाइड करो। तो रिची भाई साहब ने बीच का सॉल्यूशन क्या निकाला? बीच का सॉल्यूशन निकाला इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग। ओके, बीच का सॉल्यूशन क्या है? इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग। ओके, अब क्या कहता है इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग? इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग जो है वो ऑपरेशन में जब डेटा टाइप्स डिफरेंट रहते हैं ऑपरेंड के, ऑनलाइन वाले करते का बगा, ऑपरेशन में जब ऑपरेंड के डेटा टाइप्स डिफरेंट रहते हैं तो आपका एग्जीक्यूटर उन डेटा टाइप्स को अपने आप ही सेम करा लेगा। एग्जीक्यूटर क्या करेगा? एग्जीक्यूटर विल मेक देम सेम ऑन इट्स ओन।
और जब एग्जीक्यूटर ये खुद करता है विदाउट यूर परमिशन, तब हम उसे क्या कहते हैं? इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग। ओके, अब दोनों डेटा टाइप को सेम करने के लिए एग्जीक्यूटर के पास दो ऑप्शंस रहते हैं। पहला, हम इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ओके, स्पेसिफिक एग्जांपल की। पहला ऑप्शन रहेगा एग्जीक्यूटर के पास, इंट को डबल करो, और दूसरा ऑप्शन रहेगा डबल को इंट करो। ओके, तो एग्जीक्यूटर कौन सा ऑप्शन चूज करेगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करेगा, राइट। ऑनलाइन वाले करते करे, एग्जीक्यूटर पहला वाला ऑप्शन चूज करेगा, क्योंकि इंट अगर डबल हुआ, ये देखो इंट जो है अगर हम इसको डबल करते हैं तो आपका जो 5 है इट बिकम्स 5.0। इज देयर एनी वैल्यू लॉस? नहीं, 5 बिकम्स 5.0, नो एनी वैल्यू लॉस। वही अगर हम डबल को इंट कर देते, एग्जीक्यूटर अगर डबल को इंट करता है तो 2.5 बिकम्स 2। इवन इफ इट इज 2.9 तो 2.9 भी क्या हो जाएगा? 2 ही होगा। 2.9 राउंड फिगर करके 3 नहीं करता मशीन, उसके लिए हमें अलग से फंक्शन यूज करने होते हैं कि भाई 2.9 का 3 बना दो, 2.9 का 2 नहीं बनाना है। व्हाट इज डिफॉल्ट बिहेवियर? ऊपर का इग्नोर कर देता है, फिर वो चाहे जो भी हो। तो 2.9 भी किस में कन्वर्ट होगा? 2 में ही कन्वर्ट होगा। ओके, तो इधर 2.5 जो डबल है उसे अगर आप इंट कर देते हो तो वो क्या बनेगा? 2। 2.5 बिकम्स 2, मतलब हुआ वैल्यू लॉस। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ वैल्यू लॉस। अब मशीन जब खुद काम कर रहा है आपके लिए, तो मशीन का एक सिंपल सा अप्रोच रहता है, वैल्यू लॉस नहीं होना चाहिए, वैल्यू लॉस नहीं होना चाहिए। हेंस while changing data types during implicit type casting, executor always changes smaller data type to bigger data type, or you can say less accurate data type to more accurate data type। अब लेस एक्यूरेट टू मोर एक्यूरेट क्यों बता रहा हूं? अगर इंट और फ्लोट की बात रही तो दोनों का डेटा, दोनों की साइज क्या होती है? 4 बाइट 4 बाइट। तो फिर ऊपर वाला काम नहीं करेगा, स्मॉलर डेटा टाइप टू बिगर डेटा टाइप। इंट भी 4 बाइट है, फ्लोट भी 4 बाइट है, तो उस केस में वो क्या चेक करेगा? वो इज मोर एक्यूरेट। तो लेस एक्यूरेट विल बी कन्वर्टेड टू मोर एक्यूरेट डेटा टाइप। ये वाला रूल कंपाइलर या फिर एग्जीक्यूटर कब फॉलो करेगा? जब इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग करना होता है। और इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग जब ऑपरेशन में होता है, ऑपरेशन में, तब ये वाला रूल फॉलो किया जाता है। इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग इन ऑपरेशन, फिर आएगा इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग इन असाइनमेंट, दोनों अलग अलग रूल्स है। तो अभी ये जो रूल हमारा फॉलो हुआ, ये किसमें हुआ? इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग इन ऑपरेशन। implicit typecasting in operation। okay, smaller data type to bigger data type और less accurate to more accurate, दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहता, यही एक ऑप्शन फॉलो करता है। और यहाँ कोई वैल्यू लॉस नहीं होता, स्मॉलर डेटा टाइप बिगर डेटा टाइप में जा रहा है, इसलिए इस कन्वर्जन को कहा जाता है प्रमोशन। इस कन्वर्जन को क्या कहा जाता है? प्रमोशन। ठीक है, तो जब ऑपरेशन में इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग होगा तब हमेशा आपका एग्जीक्यूटर प्रमोशन ही फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? प्रमोशन फॉलो करेगा। डन। क्या होता है प्रमोशन में? स्मॉलर टू बिगर और लेस एक्यूरेट टू मोर एक्यूरेट। तो उस वाली केस में ये एक्सप्रेशन कैसे एग्जीक्यूट होगा एक बार समझते हैं फिर से। a is equal to 5 plus 2.5। now 5 will be converted to 5.0 automatically।
फिर एडिशन होगी उसकी 2.5 के साथ, क्या मिलेगी इसके एडिशन का रिजल्ट? 7.5। और फिर ये 7.5 किसको असाइन किया जाएगा? ए को। अब जब असाइनमेंट होगी तब सोचो, ए का डेटा टाइप है इंट, एंड व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ 7.5? ऑनलाइन वाली क्या होगा डेटा टाइप? क्या होगा? डबल। अब यहां पर भी डेटा टाइप्स सेम होना जरूरी है, तो यहां आते हैं इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग ड्यूरिंग असाइनमेंट वाले रूल्स, वो अलग है। इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन वो हमने देखे। अब क्या देखना है? इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग ड्यूरिंग असाइनमेंट। ओके, दो चीजें हैं यहां पे लिखा हुआ है, देखो, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग इन ऑपरेशन, और आगे हमें देखना है इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग इन असाइनमेंट। क्लियर हुआ? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इन ऑपरेशन एंड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इन असाइनमेंट। डन? दो अलग अलग चीजें हैं, कड़ा लेगा। ऑपरेशन वाला फंडा समझ लो। ऑपरेशन में हमेशा क्या होगा? प्रमोशन होगा। हाँ, ऑपरेशन में हमेशा प्रमोशन होगा। अगर डेटा टाइप सेम है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर सेम नहीं है तो प्रमोशन यूज करके एग्जीक्यूटर इम्प्लीसिटली डेटा टाइप्स को सेम कर देगा। यस, करेक्ट, समझ गए हो? राइट? ऑनलाइन वाले कळालं का बघा? चलो, एट द एंड ऑफ द नोटबुक ये जरा नोट करके रखो। अभी जो हमने देखा, कल टाइप कास्टिंग के नोट आराम से व्यवस्थित सगळं लिहून घेऊया आपण, काळजी करू नका, पहिलं सगळं समजून घेऊया। अभी जो हमने देखा लिखा वो जरा अपने नोटबुक में नोट करके रखो एट द एंड ऑफ द नोटबुक। प्रमोशन, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इन ऑपरेशन, ऑपरेशन में किया गया प्रमोशन, प्रमोशन में क्या क्या होता है जरा लिहून ठेवा। चलो, हो गया? ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं।
कल सीधे टाईप कास्टिंग से सुरू करेंगे. नवीन आलेले काही शंका असतील बाळांनो तर तुम्ही मला रात्री 1 वाजेपर्यंत विचारू शकता. उद्या दिवसभर अवेलेबल असेल. चला थांबू आपण. आज पाठीमागचे लेक्चर जेवढे होतील रिवाइज करायचा प्रयत्न करा. काही शंका असेल विचारून घ्या.